My dear students, today we start new lesson related to your 12th subject P block element। आज हम लोग नए लेसन के साथ आए हैं। इस वीडियो में आप हमारे पोटेंशियल को बढ़ाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पोटेंशियल बढ़े। और ये जो लेसन आपका है पी ब्लॉक, काफी वेटेज लेसन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस लेसन को देखेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो आप हमको कमेंट में देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट हम कहेंगे किसे। पी ब्लॉक हम किसे कहेंगे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? तो बाय डेफिनेशन द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल आर रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में वही रखे जाएंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता हो। इस हिसाब से अगर देखें तो पी में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 to 6 रहने वाले हैं, तो निश्चित है कि इसमें 6 फैमिली होगा, 6 ग्रुप होगा। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 13 to 18 ग्रुप को पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं। हमने आपको बताया कि अगर हमसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो आपका जवाब होगा द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 to 18 इन टोटल 6 ग्रुप रखेगा। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ये हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में रखा गया है। क्यों रखा गया उसका भी रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं जो भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो पी ब्लॉक होता है वो नॉन मेटल होते हैं, लेकिन ये भी नहीं सही है, क्योंकि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो हर ग्रुप में कुछ न कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो या तो मेटलॉइड होंगे या मेटल होंगे लास्ट में। जैसे मान लो ग्रुप 17 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी नॉन मेटल है, लेकिन उसका जो लास्ट नंबर एस्टेटिन है वो मेटल है। तो हम लोग अगर 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये 4 फैमिली आपको डिस्कस करनी है। 13 और 14 ये हमने 11th में पढ़ लिया हुआ, और अगर आपको पढ़ना होगा तो 13 और 14 के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 15। नाउ वी स्टार्ट ग्रुप 15। अगर हम बात करें ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में जो मेंबर है नाइट्रोजन आपका है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और आपका बिस्मथ है, और एक और है मॉस्कोबियम Mb जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब अगर हम बात करें इन 5 एलिमेंटों की, जिसे मॉस्कोबियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर हम देखें तो अगर हमसे कोई पूछे तो हम यही कहेंगे कि ग्रुप 15 कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब बात कर लेते हैं कि ऑकरेंस की, ये कहां पाए जाएंगे। निश्चित है अगर हम देखें नाइट्रोजन को तो हम इनिशियल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन एयर में अप टू वॉल्यूम 78% मिलता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो अप टू वॉल्यूम ये 78% एयर में पाया जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसे मिनरल्स हैं, सोडियम नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट है, जहां ये मिनरल्स में पाया जाता है। और लिविंग जो भी एनिमल या प्लांट है हमारे अंदर प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक एसिड में इसके आकर्षण होते हैं। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, जो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है, NH2CH COH
उसके नीचे आप CH के नीचे R है, R कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित है कि जो भी प्रोटीन होगा निश्चित है कि अमाइनो एसिड से बना होगा और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस टोटल जो भी एलिमेंट है उनमें 11 इवेंडेंट एलिमेंट है, ज्यादा से ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट है। अगर आप सरप्राइज करेंगे 60% हमारा जो बोन है, बोन और टीथ में ये पाया जाता है, तमाम राख में पाया जाता है, क्योंकि हमारे बोन और टीथ किसके बने हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो है मिनरल्स में भी या चट्टानों में पाया जाता है, जैसे आपका CH3PO4 हो गया या CH5PO4 थ्राइस X, जहां X हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, या OH भी हो सकता है, CH5PO4 थ्राइस OH, इसको एपेटाइट फैमिली कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस जो कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, 11th कैटेगरी आती है इसकी, 60% बोन या टीथ में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में, मिनरल्स में पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे लिविंग जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उनमें भी पाया जाता है। कई जो फास्फेट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, मिल्क में ये पाया जाता है, आपके एग में पाया जाता है, तमाम न्यूक्लिक एसिड में हमारा एक फास्फोरिक एसिड होता है, कॉम्बिनेशन में न्यूक्लिक एसिड के, वहां ये पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों लिविंग थिंग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माने जाते हैं और ये पाए जाएंगे। रही बात आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो ये रेयर हैं, ये सल्फाइड कोर्स में पाए जाते हैं। अगर हम सल्फाइड कोर्स की बात करें तो इनका जो परसेंटेज होता है सल्फाइड कोर्स में, निश्चित है कि जो भी सल्फाइड कोर्स पाए जाते हैं, अगर आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो परसेंटेज एबिलिटी जो होती है ये 18% पाया जा सकता है सल्फाइड कोर्स में। ये आपका होता है 0.20 और ये होता है 0.008% एबिलिटी के रूप में ये सल्फाइड कोर्स में पाए जाते हैं। इस तरीके से हम कहेंगे कि काफी रेयर एलिमेंट है, जिसमें एंटीमनी, बिस्मथ काफी रेयर है, सल्फाइड में पाए जाते हैं। अब हम लोग आक्रेस के बाद हमसे पूछा जाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम लोग चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 का क्या होगा। हमने कहा कि ये जो मेंबर है आपको इसके जो मेंबर है आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हमको इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम याद रखेंगे कि चूंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट है तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NH2NP3, जहां आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, N आउटर सेल है। अब हम एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, तो आपको सिर्फ इस फैमिली के ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है। इसका एटॉमिक नंबर अगर 7 है, आपको इसके लिए यहाँ पे 8 जोड़ना है, फिर आपको 18 जोड़ना है, फिर आपको 18 जोड़ना है, फिर आपको 32 जोड़ना है। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आ गया 15 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 में आपने 18 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका जो है, याद रखोगे 8 18 32, ये आपको फार्मूला याद रखना है। अगर आप इसमें जोड़ते हैं यहाँ पे तो ये आपका 15 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33 में 18 जोड़ेंगे आपका आ गया 51 और इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ गया 83। तो इस तरीके से आपको इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। आपको सबसे पहले ऊपर वाले का तो जनरली आपको याद ही होगा 7 है, इसमें आपको 8 जोड़ना है तो आपका ये 15 हो जाएगा।
इसके बाद 18 जोड़ना है तो आपका 33 हो गया, फिर आपको 18 ऐड करना है तो 51 हो गया, और फिर यहाँ पे आपको 32 ऐड करना है तो 83 हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे कैसे? निश्चित है कि ये सेकेंड पीरियड का है तो आपको इसके लास्ट में आएगा 2s2 2p3 आ जाएगा। इसके पहले आपको हीलियम लिख देना है 2, तो ये हो गया आपका 7। 15 का हम कैसे करेंगे? तो 15 है तो इसके पहले आपका आएगा नियॉन 10 और यहाँ लिख देंगे 3s2 3p3, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 33 है तो इसके पहले आपको आर्गन लिखना है, आर्गन आपने 18 लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? तो लिखना है 4s2 4p3, बट 18 के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3d10 लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 4s2 4p3। एंटीमनी 51 है तो इसके पहले वाला इलेक्ट्रॉन लिखना है 36 और यहाँ 3d है तो यहाँ लिखना है आपको 4d10 और अब आएगा आपका 5s2 5p3। बिस्मथ 83 है तो इसके पहले आपको लिखना है जिनान 54 और यहाँ लिखना है आपको याद रखोगे कि 54 अगर आ गया तो 58 से लेके 71 तक के इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4f में, तो आपका यहाँ छूट रहा है, लिखोगे 4f14, फिर 4d की जगह आप लिखोगे 5d10 और अब लिखोगे 6s2 6p3। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब अगर हम बात करें आपको जनरल ट्रिक की, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ऊपर वाले एलिमेंट का सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। उसके बाद ये ट्रिक ऐड करते जाना है 8 18 18 32। उसके बाद आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है तो रिलेटेड जो भी एटॉमिक नंबर है उसके पहले का इनर्ट गैस आपको लिखना है। जैसे 7 है तो पहले वाला हीलियम 2 आपने लिख दिया, अब 1s2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2s2 2p3। फिर आपका 15 है तो आपने नियॉन लिख दिया, 10 हो गए, 1s2 2s2 2p6 क्लियर। अब आप लिख सकते हो 3s2 3p3। तो ये जो है वो 2s2 3s2 4s2 5 ऐसे आप बढ़ते आएंगे और इससे पहले वाली इनर्ट गैस लिख देंगे। बस इतना याद रखना है कि जब भी 15 के बाद 33 पे आएंगे तो आपको 3d लिखना है, फिर 12 पे आएंगे तो 4d लिखना है और 83 पे आएंगे तो आपको लिखना है यहाँ पे 4f और 5d। अभी मैंने बताया कि एक और जो एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हम इसमें करने के लिए आप जो है 32 ऐड करोगे, जिसको हमने मास्कोवियम नाम दिया। मास्कोवियम जो है इसमें अगर डालोगे तो ये आपका आ जाएगा 115। अगर हम बोलेंगे इसका कन्फिगरेशन क्या होगा तो इससे पहले का एनर्जी गैस क्या है? रेडान है, तो आप लिखोगे रेडान 86 और 4f है, यहाँ लिख दोगे 5f14 और 5d10 की जगह अब आप लिखोगे 6d10 और यहाँ लिख दोगे 7s2 7p3। तो ये इस तरीके से ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट है उनका ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगला हम लोग को करना है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एटॉमिक रेडियाई होता क्या है या एटॉमिक साइज होती क्या है। निश्चित है जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस होता है, दे कंटेन पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर वेरियस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है जिसको आप बैलेंस सेल कहोगे, तो व्हाट इज एटॉमिक साइज? इट इज डिफाइंड दैट ए रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी का रिजल्ट होता है साइज। अब हम लेते हैं कोवैलेंट रेडियाई। अब कोवैलेंट रेडियाई हम कैसे मेजर करते हैं? तो इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। दो एडजेसेंट एटम के बीच पाए जाने वाले जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो उनका हम कोवैलेंट रेडियाई मेजर करते हैं। और कोवैलेंट रेडियाई के आधार पर जब हम इसके साइज का डिस्कशन करते हैं तो हमको कुछ थोड़ी विचित्रता दिखती है। क्या दिखती है? तो मान हमने लिख दिया नाइट्रोजन, ये आपका हो गया फास्फोरस, ये आपका हो गया आर्सेनिक, ये आपका हो गया एंटीमनी और ये हो गया आपका बिस्मथ। अगर हम इसकी कोवैलेंट रेडियाई की बात करें, कोवैलेंट
रेडियाई या आपका पिकोमीटर में, तो हमने इसके लिए 70 पाया। उसके बाद अगर हमने देखा कोवलेंट रेडियाई में, तो यहाँ पे हमको 110 पिकोमीटर मिले, 121 पिकोमीटर मिले, 141 पिकोमीटर मिला, और ये आपको मिला 148 पिकोमीटर। अगर हम बात करें इस कोवलेंट रेडियाई की, तो सबसे पहले तो आपको कहना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। फर्स्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, निश्चित है कि 14 के बाद 15 आता है, और जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। तो कहोगे कि ग्रुप 15 की जो भी साइज होगी कंपैरेटिवली ग्रुप 14 से क्या होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 14। क्यों? क्योंकि 14 के बाद जहाँ 15 हम आए हैं, तो निश्चित है कि 14 के कंपेयर में 15 के पास न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है, यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ चुका है, जिससे साइज छोटी हो गई है। बट ट्रू ये है कि जब ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे हम आएंगे तो साइज हमारी ग्रेजुअली क्या होती जाएगी, साइज हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आप देख रहे हैं कि इसका 70 पिकोमीटर है, ये 110 पिकोमीटर है। ये लार्ज चेंजेस इन द साइज बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो चेंजेस आएगा आपको स्मॉलर चेंजेस आएगा। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉलर चेंज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ एक ड्रास्टिक चेंजेस आया है, काफी मेजर चेंजेस आया है। 70 पिकोमीटर, ये 110। रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका? तो इनका जो सबसे बड़ा रीजन है वह रीजन ये है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, चूंकि नाइट्रोजन की साइज क्या है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर साइज होने की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से ये डाई एटॉमिक बन गया, और डाई एटॉमिक हो जाने से निश्चित है कि इसकी साइज या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया, काफी छोटा हो गया। बट इन केस ऑफ दिस फास्फोरस की साइज बड़ी है, बड़ी साइज होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, पाई होते हैं। पाई के लिए साइज का छोटा होना जरूरी है, क्योंकि पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो निश्चित है कि यहाँ पे साइज बड़ी होने की वजह से काफी दूर होंगे, जिसकी वजह से लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और जब लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी तो निश्चित है कि ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो ये फिर पॉलीएटॉमिक हो जाएंगे, जैसे P4 के रूप में पाया जाता है, सॉलिड है। और इसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये इसका स्ट्रक्चर है फास्फोरस का। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में ड्रास्टिक चेंजेस आया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस न आने का जो रीजन है वह है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा है कि इन केस में जो आपका डी और एफ आ गया है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट सेल के बीच में एक प्रकार का शील्डिंग इफेक्ट का काम किया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम किया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव नहीं बना है, और इफेक्टिव न होने की वजह से यहाँ पे जो साइज में चेंजेस आया है बहुत ही स्मॉलर चेंजेस आया है। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि एक ड्रास्टिक चेंजेस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बट स्मॉलर चेंजेस इन दिस, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट सिंस नाइट्रोजन इज स्मॉलर एलिमेंट की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब ये डायटॉमिक हो गया और एक तरीके से स्टेबल बन गया। बट फास्फोरस हैव लार्जर साइज एंड दे आर नॉट एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से P4 बना और टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल बना, सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड बनाने से निश्चित की लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ जाने से निश्चित के 110 पिकोमीटर आ गया। लेकिन इस केस में मेजर चेंजेस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन हुए
इसकी वजह से कंप्लीटली फील्ड डी और एफ होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, शील्डिंग इफेक्ट हुआ, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव होना था वो इफेक्टिव नहीं हुआ, और दिस इज द रीजन दैट स्मॉलर चेंजेस इन एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस बिटवीन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड डिस्मल। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, क्या डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा वही एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। निश्चित है कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम हो तो हाईली रिएक्टिव होगा, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन इजीली हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो लेस रिएक्टिव रहेगा मेटल के रिस्पेक्ट में। चूंकि हम अगर देखें तो नाइट्रोजन या इस परिवार का जो ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है NH2Np3। अगर आप बात करें ग्रुप 14 और ये 15 और ये 16, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ग्रुप 14 की कंपेयर में ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाय रूल ग्रुप 16 के कंपेयर में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, लो होनी चाहिए थी। बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन ग्रुप 14 बट आल्सो मोर एज कंपेयर टू ग्रुप 16। ऐसा क्यों? तो हमने वहां पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी अफेक्ट करती है। जैसे अगर इस परिवार का देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2Np3 है, और अगर कोई एलिमेंट हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो दे आर मोर स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द रीजन दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली, बट ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड ग्रुप 16 बढ़ जाएगी, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप 16 अब हाफ फील्ड हो जाएगा। अब हम बात करें कि अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ग्रुप 15 के तो इसको बोलेंगे डेल्टा I1H1, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बोलेंगे डेल्टा I2H2, और तीसरे को निकालेंगे तो उसको कहेंगे डेल्टा I3H3। तो इनमें क्या रिलेशन होगा? यानी आपने निकाला यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी भी स्ट्रेंथ क्या है? तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी द ट्रेंड इन बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर first ionization enthalpy value are less as compared to second ionization enthalpy, and second ionization enthalpy are less as compared to third ionization enthalpy। ये इनका ट्रेंड है। इसका रीजन क्या है? तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा, और इफेक्टिव हो जाने की वजह से साइज डिक्रीज होती जाएगी। हमने पढ़ा है कि केटायन आर ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा उनकी साइज रिड्यूस होती जाएगी, और साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंस होते जाएंगे, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजी। यही कारण है कि इनकी वैल्यू जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज a property of an element to attract bonding electron towards itself। यानी हमने कहा कि यह एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी होती है जहां पे एलिमेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। निश्चित है कि ग्रुप 15 एज कंपेयर टू 14 इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, बट ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का जो कैरेक्टर होगा वह डिक्रीज होता जाएगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि साइज इनकी बढ़ती जाएगी और साइज बढ़ने की वजह से इनका नेचर चेंज होता जाएगा, यानी ये मेटालिक बनते जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर इनका क्या होगा? तो हम देखेंगे इस परिवार के जो मेंबर हैं जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये परफेक्टली नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है? बिकॉज़ दे आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल कौन होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये तो गेन करते हैं। ये दोनों नॉन मेटल है। उसके बाद बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो ये दोनों मेटल वायर हैं। और बात करें बिस्मथ की, तो ये कंप्लीटली मेटल है। तो अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दिस ग्रुप नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, प्योरली नॉन मेटल। आर्सेनिक एंटीमनी आर मेटल वायर, while last member bismuth behave as metal due to less electronegative या एक और more electropositive। तो इनके मेटालिक कैरेक्टर चूंकि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी साइज बढ़ने की वजह से, और इसलिए इनका नेचर चेंज होगा। अब हम बात करते हैं किटिनेशन की। हमने पढ़ा हुआ है किटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में काफी पाई जाती है, जो हमने ग्रुप 14 में देखा था। किटिनेशन किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू सेल्फ कंबाइन, यानी कोई भी एलिमेंट ये अपने एलिमेंट को पकड़ ले, उसी प्रॉपर्टी को किटिनेशन कहेंगे। तो ग्रुप 15 में भी किटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और देखा जाता है कि नाइट्रोजन या फास्फोरस काफी ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जहां एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को पकड़ा रहता है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 हाइड्रोजन है। जहां हम देखेंगे कि नाइट्रोजन को पकड़ा हुआ है या एजाइड बनाता है। क्या बनाता है? एजाइड N3- जहां 3 नाइट्रोजन एक दूसरे को पकड़े हैं। ठीक वैसे फास्फोरस भी P2H4 बनाता है, जहां पे 2 भी आपस में लिंक्ड हैं। और हमने देखा भी है कि फास्फोरस वैसे भी टेट्राएटॉमिक होता है, तो हम कहेंगे कि दे हैव किटिनेशन प्रॉपर्टी एज लाइक ग्रुप 14। अब हम लोग चलते हैं इनकी अगली प्रॉपर्टी पे। वो प्रॉपर्टी एलोट्रॉपिक नेचर। एलोट्रॉपिक, तो जैसा हमने ग्रुप 14 में डिस्कस किया था एलोट्रॉपिक का, ये कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक वैसे ही ग्रुप 15 में भी एक नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, या कहोगे बिसाइड्स नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, और इन तीनों को हम कायदे से जानते हैं। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक के भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और इसे हम कहते हैं येलो आर्सेनिक और ग्रे आर्सेनिक। अगर हम बात करें एंटीमनी की, तो एंटीमनी के भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, जो एक होता है येलो और एक होता है सिल्वरी ग्रे एलोट्रॉपिक। तो हम कहेंगे लाइक कार्बन दे हैव आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपिक
nitrogen does not have any allotropic form, but phosphorus, arsenic and antimony have various allotropic form, जिसको हमने मेंशन किया। अब हम लोग इसके लास्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं और लास्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम करेंगे, वो होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नाम लेंगे हम इसका। मान लो अगर हमने ले लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद हमने आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हम जरा इसका ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का देखेंगे और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड केल्विन में देखेंगे। नाइट्रोजन के लिए ये वैल्यू होती है 63 केल्विन, वही फास्फोरस के लिए होती है 317 केल्विन, आर्सेनिक के लिए 1089 केल्विन, एंटीमनी के लिए 904 केल्विन और बिस्मथ के लिए होता है 544.4 केल्विन। हमने क्यों ये वैल्यू लिखा, जरा इस पर डिस्कशन हम करेंगे। अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, हमने बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं लिखा, तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली अप टू डाउन जैसे सब ग्रुप में आएंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। व्हिच आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है मास पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। निश्चित है कि अगर हम ऊपर से नीचे आए तो इनका जो डेंसिटी है वो बढ़ती है, इनका एटॉमिक मास बढ़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई उसमें इरेगुलरिटी नहीं है, अप टू डाउन जैसे हम बढ़ जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। लेकिन जहां तक मेल्टिंग पॉइंट का हम देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन के लिए 63 केल्विन है, ये माना जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस है। फास्फोरस सॉलिड है 317 केल्विन है, आर्सेनिक के लिए 1089 केल्विन है। यहां तक तो ड्रास्टिक चेंजेस आया है, यहां तक तो कोई दिक्कतें नहीं, काफी मेजर चेंजेस आया है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां से यहां ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो जहां पे कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है वहां पे हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वैल्यू के डिक्रीज करने का रीजन क्या है? तो हम कहेंगे इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आर्सेनिक के नीचे जाते हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये +5 के बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के वजह ये केवल 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 3 कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाएंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? NH2 NP3। तो इनकी इच्छा होगी कि NP3 इलेक्ट्रॉन को ही केवल यूज किया जाए बॉन्डिंग के लिए, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग 3 हो गई। नंबर ऑफ बॉन्डिंग 5 होती तो निश्चित है कि उस तरीके से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग 3 हो जाने की वजह से इनका जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज होने लगता है, एंड ड्यू टू डिक्रीजेस इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन देयर मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। तो अगर हमसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15 melting point first increases up to arsenic then decreases up to bismuth। पहले इंक्रीज क्यों किया? निश्चित है कि उनका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ या उनकी बॉन्डिंग चेंज हुई, लेकिन आर्सेनिक के बाद बिस्मथ तक इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उन्होंने 5 की जगह 3 बॉन्ड बनाए, और 3 बॉन्ड बनाने की वजह से जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होना था वह इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, और उस इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में ग्रेजुअली डिक्रीजेज नोट हमने ऑब्जर्वेशन किया, वैल्यू आपके सामने बोर्ड पे। तो इस तरीके से ये आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग का जो डिस्कशन हुआ वो ग्रुप 15 से रिलेटेड डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस ग्रुप 15 के केमिकल रिएक्टिविटी पे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट समझेंगे उसके बाद हम इसके केमिकल रिएक्टिविटी की स्टडी करेंगे, फैमिली डिस्कशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड,
फिर फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारी अगला ग्रुप जो है ग्रुप 16 स्टार्ट होगा। ओके, थैंक्स।